गुड इवनिंग। बहुत ब्लर्ड इमेज तो नहीं आ रही है? ठीक आ रही है ना? ओके। तो यहाँ पर देखो, ये पहला क्वेश्चन है। वैसे तो दीप्ता और आयता किसके प्रकार हैं? ठीक है, तो बताओ आप लोग किसके प्रकार है? जाति, मतलब श्रुति जाति। यहाँ पर ऑप्शन सही हो गया ये वाला। तो इसमें कुछ टफ है मतलब पहला अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च हाइपोथेसिस। अब इसमें हिंदी वाला तो देखो है, तो हिंदी वाला पहले देख लो। अनुसंधान परिकल्पना है, कौन सी परिकल्पना है? अस्थायी कथन जिससे अनुसंधानकर्ता द्वारा सिद्ध किया जाता है, या फिर अनुसंधान प्रविधि है, या अनुसंधान के विषय के संदर्भ में प्रश्न है, या फिर अनुसंधान का प्रकार है। ये तो हिंदी हो गया। ठीक है, यहाँ पे है ये कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो पहले ही इसका आंसर यहाँ पे फिलहाल दिया हुआ है। हाँ, रिसर्च हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव स्टेटमेंट विच इज नीडेड टू बी प्रूव्ड बाय अ रिसर्चर। मतलब एक रिसर्चर जो होता है, जब वो रिसर्च टॉपिक उसका क्लियर हो जाता है, उसके बाद वो हाइपोथेसिस बनाता है ना? हाइपोथेसिस मतलब एक परिकल्पना बनाता है जो आगे जाके वो टेस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक मैंने परिकल्पना बनाई कि खाना खाने के बाद नींद आती है, तो ये मेरा हो गया टॉपिक, हो गया रिसर्च का टॉपिक। अब मैं कुछ उस पे हाइपोथेसिस बनाऊंगा कि खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है। तो उस पे मैं जैसे बना लूंगा कि खाना खाने के बाद नींद इसलिए आती है क्योंकि हमारे बॉडी का जो एनर्जी है वो यूज होता है डाइजेशन में। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है हमारे मेटाबॉलिज्म को या जो भी है एनर्जी लेवल को लो करता है, इसलिए हमें नींद लगती है। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेसिस बना लिया। ऐसे कुछ स्टेटमेंट रखते हैं वहां पे, 2 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, जो भी आपको जो भी टेस्ट लगाने हो। तो ये हो गया। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ टेस्ट लगाऊंगा। अब वो डॉक्टर की हेल्प लेके या कैसे भी लेके, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव मतलब अस्थाई होता है, जो कि हम टेस्ट करते हैं आगे जाके, है ना, कि ये सही है या नहीं सही है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रस वॉज नॉट मेंशन बाई भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में कौन सा रस का उल्लेख नहीं किया गया है? श्रृंगार रस है। अद्भुत रस है। शांत रस है, नहीं है। वीर रस, ठीक है। तो ये नौवां रस किसने बताया है? कितने लोगों ने बताया? नौवां रस, 8 रसों में भरत के नौवां रस किसने ऐड किया? अभिनव गुप्त एक हो गए, है ना? हाँ, अभिनव गुप्त ने नौवां रस, ये आप रस वाले उसमें टॉपिक में जाओ, वहां पे लिखा है होगा। ठीक है, मम्मट ने भी शांत रस बताया। तो ये यहाँ से जो ऑप्शंस आप देख रहे हो ना, इसको पूरा ऑप्शन एक बार देख लिया करो कि शांत रस बताया है तो किसने बताया है। ये नेक्स्ट टाइम यहीं से क्वेश्चन फैब्रिकेट करेगा वो। अभिनव गुप्त ही हैं जिन्होंने शांत रस को एक्सप्लेन किया है काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, नौवां रस। और यहाँ पे आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राग में वादी एवं संवादी स्वरों में कितनी श्रुतियों का अंतराल होता है? किसी राग में, ये भी आसान है, वादी संवादी के स्वरों का अंतराल कितना होता है? 9 और 13। क्लियर, ये आंसर हो गया। अच्छा, 8 और 12 किसने बताए हैं? शारंग देव, और किसने बताया? एक तो हो गया, ठीक है, शारंग देव। दूसरे? ये भी नोट्स में आपके लिखा हुआ है, पुंडरीक विठल। पुंडरीक, ये ऐसे दो शास्त्रकार हैं जिन्होंने 8 और 12 श्रुतियों को माना है। मतलब जिस श्रुति पर स्वर है उसको इन्होंने डिनाई कर दिया कि हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, सिर्फ बीच की जो श्रुतियां हैं
उसको हम काउंट करेंगे। मतलब सा और पा की जो श्रुतियां इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बीच में 8 और 12 श्रुतियों का अंतर होना चाहिए। अच्छा, 8 श्रुतियां अंतर क्या होता है, कौन सा संवाद आएगा? सामा। और 9 श्रुतियां अंतर, सामा वो भी है, साप ये भी सामा हो गया। 9 दूसरे शास्त्रकारों ने बताया है और 8 शारंग और पुंडरी के अकॉर्डिंग। और अगर हम सापा देखेंगे तो इसमें 13 जो हो जाएगा ये सापा हो गया। और यही सापा 12 हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? शारंग देव जी के और पुंडरी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? उसके बाद है द एक्ट ऑफ रिटर्निंग इनटू मेन मूल रागा फ्रॉम द समप्राकृतिक, ये इसमें देखते हैं, समप्राकृतिक राग से मूल स्वरों में पुनः वापस आने की क्रिया क्या कहलाती है? आविर्भाव कहेंगे, मतलब तिरोभाव या आविर्भाव? तिरो मतलब होता है जाना, तिरो कर देना, तिरोभाव मतलब जाना। इसको ऐसे याद रखो, आविर मतलब आना। अगर मैं कोई राग गा रहा हूं और उस राग में मैं दूसरे राग में चला गया, दूसरे राग में जाना, ये क्या हो जाएगा? तिरोभाव, मैंने तिरोभाव कर दिया। अब वापस राग में जब आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आविर मतलब आना, ये हो जाएगा आविर्भाव। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? आविर भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन तो नहीं चाहिए किसी को, मैं बोल दूंगा इसका, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हाँ मतलब बता देना, ऐसा ना हो कि आप मन में रखकर बैठे रहो कि ठीक है, कुछ इश्यू हो तुरंत बता देना, इंग्लिश भी पढ़ दूंगा, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। उसके बाद है किस थाल में लग्गी लड़ी नहीं बजाई जाती? बताओ आप लोग। दादरा में होती है? हाँ होती है। कहरवा में होती है? हाँ होती है। पंजाबी में होती है? हाँ होती है। तो बचा क्या? झप ताल में आपकी लग्गी लड़ी नहीं बजाई जाती। और यहाँ एक और मेंशन कर लो नोट्स में, तीन ताल में भी लग्गी लड़ी लगाई जाती है। तीन ताल एक ये होता है और एक रूपक ताल। ये आपकी जो 5 तालें हैं कॉमनली इसमें लग्गी लड़ी यूज करते हैं, दादरा, कहरवा, पंजाबी, तीन ताल और रूपक। बहुत ज्यादा इसमें जैसे बजाते बजाते हैं तो लग्गी लड़ी इसमें लगा दी जाती है, बाकी और जो तालें उसमें थोड़ा अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? झप ताल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातियों के ध्यान की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? नाट्यशास्त्र, वृहददेशी, संगीत चूड़ामणि, संगीत रत्नाकर? कौन सा है? संगीत चूड़ामणि है ना, आपके उसमें लिखवाया है, नाट्यशास्त्र नहीं है। अच्छा, राग ध्यान किसमें मिलता है सर्वप्रथम? वृहददेशी, हाँ वृहददेशी। वृहददेशी में आपका राग ध्यान सबसे पहले मिलता है और जाति ध्यान संगीत चूड़ामणि में। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तबला एवं पखावज दोनों में बजाई जाती है? तबला में कायदा बजता है? बजता है। कायदा से बच्चों की शुरुआत कराते हैं। शुरुआत क्या मतलब, वही जो हमारे वो होते हैं, बोल होते हैं, उन्हीं को उलट पलट के बजाने को कायदा कहते हैं ना। स्टार्टिंग भी यही होती है कायदा में, कुछ लोग उसको बजाना सीखते हैं अलग अलग लय में। पेशकारा, पेशकारा भी होता है। पेशकारा सबसे पहले बजाया जाता है ना, सबसे पहले उस पे आएंगे। तो पेशकारा यहाँ पर दिल्ली और अजराड़ा घराने में जो सोलो तबला बजाते हैं ना, वो सबसे पहले पेशकारा से ही शुरुआत करते हैं। तो पेशकारा भी तबले की चीज है। रेला, जो कायदा होता है बेसिकली, ठीक है, कायदा पखावज में नहीं बजाया जाता। ठीक है, जो बेसिकली जो कायदा बजाते हैं, सोलो बजाने में ही कायदे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पखावज में कायदा नहीं बजाया जाता है, पहला तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है, आप बोल रहे हो पेशकारा। पेशकारा, पेशकारा जो होता है ये बेसिकली होते कायदे ही हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लयकारियां करके तबले पर इसको प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, पेशकारा पखावज में भी नहीं बजाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र बोल होते हैं पेशकारा में, और दिल्ली और अजराड़ा घराने के जो तबली हैं सोलो बजाने के लिए उसको। और बचा क्या? गत कायदा। गत कायदा जो है ये भी दोनों में क्या होता है?
इस पे तबले में तो बजाते हैं लेकिन पखावज में नहीं बजाते हैं। तो बचा क्या यहाँ पे? रेला। क्लियर है? आगे क्वेश्चन है, जो चाचपुट ताल है कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी कितनी ताल है? फुट कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और संप वेस्टांग कितनी है? षट पिता पुत्रक, या जो और उसके नाम से। ठीक है, तो इनके जितने भी नाम हैं वो याद कर लेना। तो यहाँ पर जो आपका 8 है वो सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, चचत फुट लिखा है, चाचपुट दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, राग मुद्रा सामान्यतः किसकी रचनाओं में पाई जाती है? अन्नमाचार्य, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री, त्यागराज। कौन है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये भी राग मुद्रा है, राग मुद्रा से क्वेश्चन पूछा इन्होंने। इजी है। उसके बाद है ताल अंग गुरु का अक्षर काल। 4, 16, 12, 8। गुरु पूछ रहा है, 4 नहीं। हाँ, मतलब ऑप्शन 4 बता रहे हो या 4 मत अंग बता रहे हो? हाँ, गुरु में 8 होती है ना। हाँ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद है, कुछ अच्छा क्वेश्चन दिखे, संदीपनी किस निम्नलिखित से किससे संबंधित है? स्वरों से, श्रुतियों से, जातियों से, रागों से? श्रुतियों से, ठीक है। श्रुतियां हो गई। ये तो गत, हाँ ये आया थोड़ा क्वेश्चन। गत का प्रयोग किसमें नहीं होता है? कथक में, तंत्र में, तबला में, पखावज में? पखावज में गत का प्रयोग नहीं होता। गत कायदा पीछे पढ़ा ना वहां पे, वहीं से क्वेश्चन निकाला इन्होंने। कथक में गत होता है, तंत्रवादक में भी गत होता है, रजा खानी, मसीद खानी, तबला में तो होता ही है। ठीक है, तो ये 3 हो गए आपके। फिर है, किस रचना का वादन कायदे से पूर्व किया जाता है? तो अभी बताया आपको, किससे होता है? पेशकारा। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, दिल्ली और अजराड़ा घराने में सोलो बजाने से पहले पेशकारा बजाते हैं वो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? पेशकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महाराष्ट्र का लोक अवनद्य वाद्य है? संबल, नक्कारा, ढोलक, एकतारा? ढोलक नहीं है, संबल होता है। संबल जो वाद्य है, मतलब दो ऐसे नगाड़े टाइप के होते हैं ऐसे करके। ठीक है। और टोटल जो है इसको डंडे से बजाया जाता है, पीट पीट के ऐसे, डम 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 डम, गले पे लटकाते हैं और ऐसे करके इसको बजाते हैं। बेसिकली एक गोधल पूजा होती है महाराष्ट्र में, तो जो महालक्ष्मी को डिवोटेड होता है, तो उनके लिए ये रखते हैं गोधल पूजा, तो उसमें ये डम 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 करके बजाते रहते हैं। अवनद्य वाद्य है ये। और ये अवनद्य हो गया, ये अवनद्य हो गया। नकारा तो हर जगह प्रचलित है, ये छोटे छोटे में 2 छोटे छोटे ढोल जैसे होते हैं, वो नीचे जमीन में रखकर बजाते हैं उसको, टड़क टड़रंग टड़रंग, वही नगाड़ा जो होता है। ढोलक भी अवनद्य वाद्य है, आपको पता है। एक तारा किस में यूज होता है? बाउल में, हाँ। वो जब गाते हैं, बाउल गाते समय एक तारा का यूज होता है। ये भी यूजीसी नेट के क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद है कि घसीट का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? घसीट का प्रयोग किसमें होता है? हारमोनियम नहीं है, सितार हो गया, तबला नहीं है, बांसुरी नहीं। और सूत का किसमें होता है? सरोद। और घसीट हो गया, सूत हो गया। ठीक है। मींड का प्रयोग कहाँ होता है? गले से होता है, गायन में। जो सितार का घसीट है उसको गायन वाले मींड बोलते हैं, और जो फ्रेटलेस वाद्य वाले हैं उसको वो बोलते हैं, सूत बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि लय के प्रयोग के नियम को कहते हैं। ये ताल 10 प्राण से क्वेश्चन है। यति हो गया, बाकी नहीं होगा। हाँ, संगीत रत्नाकर के अनुसार उपांगों की संख्या है 5, 3, 6, 4। बताओ। गलत है 5। 6 गलत है।
गलत है। देखो नोट्स चेक करो अपना। 3 उपांग हैं। नोट चेक करोगे मिलेगा। अब देखो जो 3 उपांग है, बड़ी चालाकी से क्वेश्चन बनाया इन्होंने। उपांग जो है पूर्व प्रसिद्ध, पूर्व प्रसिद्ध में 3 उपांग हैं, ये भी कॉपी पे लिखा होगा आप लोगों ने। और अधुना प्रसिद्ध में 27 हैं, 27। टोटल जोड़ दोगे तो 30 हो जाएंगे, वही तो बता रहे थे आप। ठीक है, तो इसको देख लो। रागांग पूर्व प्रसिद्ध में 8 हैं, भाषांग 11 हैं, क्रियांग 12 हैं, उपांग 3 हैं। उसके बाद चलते हैं, तानम गायन का अन्य नाम है, कौन सा नाम है? विलंब कालम, मध्य कालम, द्रुत कालम, चतुवस्त्र कालम। तानम गायन नहीं, द्रुत कालम नहीं, मध्य लय से स्टार्ट, मध्य लय में ही स्टार्ट होता है, मध्य कालम होगा। आगे चलते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा था कि आप गलत कर सकते हो इसमें। दूसरा है, सारीगान कहाँ का लोकगीत है? राजस्थान, बंगाल, केरला या कश्मीर? बंगाल है सारीगान। ठीक है। बाउल, भटियाली, चिपका और चिपटा क्या होता है वो, चटका, चटका, गंभीरा, सारीगान, ये बेसिकली हैं कहाँ के आपके? बंगाल के। 10 विध गमक है, बताओ कौन सी है इसमें से? त्रिपुच्छम। ये देखो तीनों लिखा है त्रिभिन्न, और नहीं ठीक है, त्रिपुच्छ भी तो है। उल्लासित, त्रिपुच्छा, त्रिभिन्ना और कुरूला, ये पूछा है कौन सा है। हाँ ठीक है, तो कौन सा है इसमें? त्रिपुच्छम। दूसरा वाला ऑप्शन आगे है, नेम उन स्वरों के नाम बताइए जो षोडज स्वर स्थानों में दिखाई देते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों ने पढ़ा नहीं होगा इसको, लेकिन हाँ ये पढ़ा है आपने, लेकिन इस नाम से नहीं पढ़ा है आपने। इसमें गेस करके बताओ जरा। ये समझ में है षोडज स्वर स्थान होते क्या हैं? ठीक है, सही बता रहे हो। षोडजस मतलब 16 स्वर का स्थान पूछ रहा है, 16 स्वर। और दूसरा यहाँ पर टर्म यूज करते हैं, इसको 12 को क्या बोलते हैं? द्वादश। बस शब्दों का खेल उन्होंने यहाँ पर खेला है, द्वादश स्वर। तो द्वादश स्वर में आपके 12 स्वर हैं जो इन्होंने बताए हैं, वेंकटमखी या जो भी शास्त्रकार पहले हुए हैं। 4 स्वर जो काल्पनिक हैं, जो एक स्वर के 2 नाम दिए गए हैं, वो यहाँ पर इन्होंने पूछे हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे कि अगर यहाँ पर मैं लिखूं, द्वादश में तो आपका अगर यहाँ पे द्वादश जो 12 स्वर में आ जाएंगे, पहला तो आपका साधारण गा है, दूसरा इन्होंने 4 श्रुति रे बता दिया है, तीसरा इन्होंने यहाँ पर बताया है कैशिकनी और कैशिक निषाद, और चौथा इन्होंने यहाँ पर शुद्ध नी रख दिया है। षोडजस जब बनाते हैं ये मतलब 16 का, तो पहला जो है यहाँ पर बताते हैं 6 श्रुतिग्रह, मतलब वही षट श्रुतिग्रह ऋषभ है ये, ठीक है। शुद्ध गांधार, और तीसरा है 6 श्रुति धा, मतलब कि षट श्रुतिक धैवत, और उसके बाद 4 श्रुति धा मतलब चतुश्रुतिक धैवत। ये इन्होंने षोडजस में 4 स्वर रखे हैं। तो कौन सा हो गया इसमें से, कौन देख लो कौन सा है? एक तो 6 श्रुति धैवत हो गया, और दूसरा शुद्ध गांधार, तो बी और डी हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, ये रिसर्च से है आई थिंक। एम्पिरिकल रिसर्च रिलाइज अपॉन एक्सपेरिमेंट एंड डेटा बेस्ड एनालिसिस। दूसरा है, एम्पिरिकल रिसर्च इज नेवर एप्लीकेबल इन द सब्जेक्ट ऑफ म्यूजिक। पहले तो ये बताओ एम्पिरिकल रिसर्च होती क्या है? हाँ, डायरेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हो ना। हाँ
ठीक है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो पहला तो रिसर्च क्या है कि ये बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट एंड डेटा बेस्ड एनालिसिस होता है। तो ठीक है, हाँ हमें समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट होता है और डेटा बेस्ड एनालिसिस होता है। ये तो सही हो गया, ये समझ में आया पहला वाला स्टेटमेंट। सेकंड लिखा हुआ है एम्पिरिकल रिसर्च इज नेवर एप्लीकेबल इन द सब्जेक्ट ऑफ म्यूजिक। ठीक है, एम्पिरिकल रिसर्च म्यूजिक में क्यों नहीं लगा सकते अगर हमने टॉपिक लिया है। अब जो भी देखो, अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक लिया जैसे मान लो साइंस से रिलेट कर दिया म्यूजिक को, जो इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च होती है ना किसी दूसरे सब्जेक्ट के मिला के, वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी एम्पिरिकल रिसर्च की। ठीक है, या फिर और भी कोई टॉपिक ऐसा लिया है आपने कि जहां पर इसकी आपको जरूरत पड़ रही है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो आप उसमें, और उसके बाद फिर डेटा एनालिसिस कर रहे हो, तब भी जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला सही है और आर क्या है, गलत हो जाएगा। ये क्या है, भारतीय संगीत में कल्पना राग के सौंदर्य का प्रदर्शन का अभिन्न अंग है। सही है, कल्पना मतलब नया थॉट बनाना, ठीक है, नए नए कॉम्बिनेशंस बनाना। हाँ, ख्याल हो गया। फिर है कल्पना शक्ति में कलाकार राग के नवीन राग, यही वही लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, दोनों सही हैं, और इसकी व्याख्या क्या है, सही व्याख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। बृहदेशी हो गया। अच्छा जरा इसको सेट करो सबसे पुराने से सबसे नया तक। पहला कौन सा होगा, चौथा हो गया। दूसरा बताओ। चतुर्दंड प्रकाशिका सबसे लास्ट पे, ठीक है, बीच में बताओ। संगीत समय सार, वेरी गुड। 4 3 2 1। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने अंश स्वर के कितने लक्षण बताए, बताओ। 10। और कोई, आगे चलते हैं। बाज व चिकारी के तारों का द्रुत लय में प्रयोग, कृंतन झाला जोड़ जमजमा, जमजमा, झाला हो गया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा राग ऑडो जाति का नहीं है, बताओ जरा, ऑडो जाति का राग कौन सा है? देसी नहीं है, ठीक है, देसी तो आपको पता है। और दुर्गा में क्या होता है, सारे मापा धासा। वृंदावनी सारंग में, हाँ शुद्ध, हाँ शुद्धनी से वो ले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देसी तोड़ी बोलते हैं, हाँ। आगे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन निकल ही आता है, सही कर लेते हैं। चित्रा एवं विपंची वाणी के, वीणा के नहीं, अरे वाणी लिखा है इसमें। वीणा में कितने तार हैं, चित्रा में कितने हैं, 7 है, विपंची में कितने हैं, 9 है। कितना अंतर, 2 का अंतर आएगा। पूछ रहा है कितने तारों का अंतर था, कितने तारों का अंतर था, 2। क्लियर है। उसके बाद है, राग सिंदूरा में किन रागों का मिश्रण पाया जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। राग सिंदूरा में किन रागों का मिश्रण पाया जाता है, दुर्गा है इसमें, दुर्गा काफी है, ठीक है। दुर्गा का देसी कहीं आसपास भी नहीं है, यमन भी इधर नहीं आता है, और कोमल इधर तो लगता नहीं है कोई, मदमात सारंग भी नहीं होगा। ठीक है, धैवत का इधर प्रयोग है, और इसमें तो कोमल नहीं है दोनों में। यहाँ पे गुड़कली, सारे मापा धासा, भीम पलासी, यहाँ भी धैवत है, कोमल निषाद। दुर्गा काफी, दुर्गा और
काफी का सिंदूरा में मिश्रण मिले। अब ये ऐसा राग है कि थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा।